अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अफजाल हुसैन आपके साथ लर्न विद इफ्जी के लेक्चर्स के साथ। एक्चुअली ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जो मैं स्पेशली वीयू के उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो अपने फाइनल प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करेंगे। रिसेंटली मैंने अपना वाइवा दिया है तो उसमें मैंने सीखा है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे जो सुपरवाइज़र है, प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र, वो एम्फसाइज करते हैं। तो मैं टिप्स आपसे शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि वाइवा किस तरह से प्रोसीड होता है और किन बातों का हमें ख्याल रखना है। वाइवा में सबसे पहली बात है कि जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में पता हो कि आपका प्रोजेक्ट एक्चुअली करता क्या है। उस प्रोजेक्ट्स की इनपुट्स क्या हैं, उसकी आउटपुट्स क्या हैं और उसकी प्रोसेसिंग में क्या है। तो आपको बेसिक उस प्रोजेक्ट्स का क्रक्स का पता हो कि प्रोजेक्ट एक्चुअली में है क्या, वो काम कैसे करता है। जब आपका फाइनल वाइवा होगा तो 30 मिनट आपके पास होंगे। 30 मिनट में आप सब कुछ बयान नहीं कर सकते और ना ही इंस्ट्रक्टर आपकी तमाम तरह के नॉलेज को वो एनालाइज़ कर सकता है, उसे जज कर सकता है। लेकिन सुपरवाइज़र का मेन फ़ोकस होगा कि जो आपने प्रोजेक्ट किया है, जो आपने प्रेज़ेंटेशन बनाई है, उसमें जो चीज़ें आपने लिखी हैं, वो आपको पता है कि नहीं पता। प्रेज़ेंटेशन के लिहाज़ से इतना है, लेकिन एट द एंड ऑफ़ द वाइवा सुपरवाइज़र आपसे पूछेंगे कि आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा है? तो कोई एक ऐसा सब्जेक्ट आपका होना चाहिए जिसके बारे में आपको पता हो, जिसे आप ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। या पूरे एमसीएस के अंदर, एमआईटी में या बीआईटी में या बीसीएस के अंदर आपने एक सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है और कोशिश कीजिएगा वो सब्जेक्ट मैनेजमेंट का ना हो बल्कि वो प्योर आईटी का सब्जेक्ट हो। और उस सब्जेक्ट को की आप रिवीजन कीजिएगा, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर देखिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहते हैं कि आप डेटाबेस को जानते हैं, तो डेटाबेस के सब्जेक्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि ईआरडी क्या करती है, टेबल क्या होता है, कॉलम्स क्या होते हैं, उनके रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, फॉरेन की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, कंपोजिट की क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, कब यूज़ करते हैं, उसके कौन-कौन सी फॉर्म्स हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इस तरह से डीनॉर्मलाइजेशन क्या होती है, हमें डीनॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इस तरह के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको उनके आंसर्स का पता होना चाहिए। इसी तरह से अगर आप कहते हैं कि आपका इंटरेस्ट सी प्लस प्लस में है तो आपको सी प्लस प्लस के कोर कॉन्सेप्ट्स का पता हो, क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, इंक्लूड क्या करता है, कंपाइलर क्या करता है, लिंकर क्या करता है, पोर्टेबिलिटी क्या होती है, सी पोर्ट पे पोर्टेबल है कि नहीं है। सिमिलरली जावा की बात कर लें या डेटा स्ट्रक्चर की बात कर लें, तो एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसका आप नाम ले सकें और उसके बारे में जो क्वेश्चंस पूछेंगे आप उनका आंसर कर सकें। तो प्रोजेक्ट की तैयारी के साथ-साथ आपने उस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करना है जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। क्योंकि इंस्ट्रक्टर उस सब्जेक्ट में कहीं से भी आपसे पूछ लेंगे कि इसमें ये चीज़ बताएँ, इसमें फलाँ चीज़ बताएँ। तो अगर आपका वाइवा बहुत अच्छा जा रहा है, तो वो आपसे मुश्किल सवाल पूछेंगे, आपको ज़्यादा नंबर देने के लिए। अगर आपका वाइवा इतना अच्छा नहीं जा रहा, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता जो डिफ़िकल्टी लेवल है, वो इसको नीचे लाते जाएँगे और उसके अकॉर्डिंगली भी आपके मार्क्स को डिसाइड करेंगे। तो जो सब्जेक्ट आप तैयार करें, आप उसका 50% कर सकते हैं, 60% कर सकते हैं, 7 जितना अच्छा आप सब्जेक्ट आप तैयार करेंगे, आपके उतने अच्छे मार्क्स वाइवे के अंदर आएँगे। तो ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सब्जेक्ट को आपने तैयार करना है, उसके कॉन्सेप्ट्स को आपने तैयार करना है और आपको उनको बताना है। जहाँ तक बात प्रेज़ेंटेशन की है, तो प्रेज़ेंटेशन के वो में वो आपको आपसे कहेंगे कि अपनी प्रेज़ेंटेशन स्टार्ट करें, अपने बारे में बताएँ और इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएँ। तो जब प्रेज़ेंटेशन स्टार्ट करेंगे, तो आपने अ, अपना इंट्रोडक्शन देना है ब्रीफली 1-2 मिनट का, उसके बाद आपने उन्हें बताना है कि आपका प्रोजेक्ट करता क्या है। जैसे कि मेरा प्रोजेक्ट सीपीयू स्केलिंग पे था, तो मैंने उन्हें बताया मेरा प्रोजेक्ट करता क्या है, कौन-कौन से एल्गोरिथम है। अब अगर मैं सीपीयू स्केलिंग की बात करूँ तो ये प्योर ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड प्रोजेक्ट था, तो मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊँ और मुझे पता ही ना हो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है या उसकी सीपीयू जो शेड्यूलिंग है वो किस तरह से परफ़ॉर्म होती है। तो उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए कोर कॉन्सेप्ट का। उसके बाद जब मैं इस प्रोजेक्ट में इंट्रोडक्शन दूँगा प्रोजेक्ट का, तो मैं बताऊँ कि मेरा प्रोजेक्ट की इनपुट क्या है। जैसे यहाँ मैं दिखा रहा हूँ कि 2 तरह के इनपुट्स हैं। फिर वो उसके बिज़नेस रूल्स क्या हैं, इनपुट्स क्या हैं,
क्या क्या काम करता है, उसकी इनपुट्स क्या हैं, उसके बेसिक बिजनेस रूल्स क्या हैं। ये तीन, 2-3 स्लाइड्स इनफ हैं। जब इंस्ट्रक्टर सुपरवाइजर ये समझेंगे कि आपको इसका आइडिया है, तो वो आपसे कह देंगे कि भाई आप इसके मॉडल पे आए, आपने कौन सा मॉडल यूज किया है। अ, थोड़ी-सी मैं यहाँ पे ये बात वाज़ह कर दूँ कि ये जो प्रेज़ेंटेशन है, ये प्यूरी आपकी प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट लाइफ़ साइकिल को कवर करती है। आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं, आपको एसडीएलसी का आइडिया होगा, जिसके अंदर आपके पास रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद एनालिसिस होता है, उसका डिज़ाइन है, कोडिंग है, टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस है। तो आपके पास डिफरेंट मॉडल अवेलेबल हैं प्रोजेक्ट एक किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, तो आपने एक मॉडल को चूज़ करना होता है। तो जो वीयू का रिकमेंडेड मॉडल है वो वाटरफॉल प्लस स्पाइरल है। वाटरफॉल आपको पता है टॉप टू डाउन आता है। आप स्टेप्स में काम करते हो। पहला स्टेप रिक्वायरमेंट का होगा, दूसरा एनालिसिस का होगा, तीसरा डिज़ाइन का होगा, फिर कोडिंग का, फिर टेस्टिंग का, फिर एक्सेप्टेंस का। लेकिन वाटरफॉल ये कहता है कि आप एक दफ़ा जब रिक्वायरमेंट एनालाइज़ कर लेंगे तो आपका स्कोप फ्रीज़ हो जाएगा, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। आप दोबारा उसकी तरफ रेफ़र नहीं कर सकते, आप एनालाइज़ करेंगे और आगे मूव करेंगे, पीछे वापस नहीं आना। जैसे पानी ऊपर से नीचे गिरता है, तो अब नीचे से पानी नीचे से ऊपर वापस नहीं जा सकता। इस तरह से वाटरफॉल में आपने जब एक स्टेप क्लोज़ कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएँगे। अगर कुछ चेंजेज़ हैं, कुछ न्यू रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा से एक नया फ़ेज़ ओपन करना पड़ेगा। नया प्रोजेक्ट ओपन करना पड़ेगा मे बी। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं वाटर मॉडल के साथ, अगर आप इन लाइन्स को देखें तो ये सर्कुलर फॉर्म में आ रहा है। इसके अंदर हम वापस जा रहे हैं, हम इसमें स्पाइरल को ऐड कर रहे हैं। स्पाइरल मॉडल क्या कहता है, ये आपका इंक्रीमेंटल मॉडल होता है। इंक्रीमेंटल मॉडल में क्या किया जाता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को इंक्रीमेंट्स में देते हो। आप इसको फेजेस में देते हो। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर लेते हो। आप कहते हो फेज़ 1 में मैं ये पार्ट दूँगा, फेज़ 2 में दूसरा पार्ट दूँगा। इसमें पहले मैं पहले फेज़ की प्लानिंग करते हो कि आप क्या कौन-सा पार्ट डिलीवर करेंगे इस फेज़ में। तो आपका प्लानिंग का फर्स्ट फेज़ में प्लानिंग आ जाती है कि कौन इसमें से कौन-सी रिक्वायरमेंट जो फर्स्ट फेज़ में जाएँगी। फिर देखते हो इसके साथ रिस्क कौन से एसोसिएटेड है। जब आप पूरी रिक्वायरमेंट नहीं देते, कुछ रिक्वायरमेंट देते हैं, तो आपने ये देखना है वो डिलिवरेबल हैं भी कि नहीं। कोई रिस्क उनके साथ एसोसिएटेड तो नहीं है। अगर रिस्क एसोसिएटेड है तो रिस्क को किस तरह से आप मिनिमाइज़ कर सकते हो। हर रिस्क की एक कॉस्ट होती है, उसके ऊपर कुछ रिसोर्सेज़ लगते हैं, कुछ काम होगा, तो रिसोर्सेज़ जब लगेंगे तो कॉस्ट होगी, उसके उस पे पैसे खर्च होंगे। फिर आप उसे डेवलप करते हो, डेवलप करके आप उसको क्लाइंट को देते हो उस स्पेसिफिक पार्ट को, ताकि उसे टेस्ट कर सके और मीनवाइल आप नेक्स्ट फेज़ की प्लानिंग स्टार्ट कर देते हो। तो आपका ये साइकिल चलता रहता है। तो जो वीयू का रिकमेंडेड मॉडल है, वो वाटरफॉल मॉडल और उसके साथ स्पाइरल मॉडल दोनों का मर्जर है, राइट? तो वो आपसे यहाँ से पूछेंगे वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, स्पाइरल मॉडल क्या होता है, तो आपको वाटरफॉल को स्पाइरल का पता होना चाहिए। रिस्क क्या होता है, रिस्क मिटिगेशंस कैसे की जाती हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपसे वो पूछ सकते हैं। फिर वो आपसे कहेंगे यूज़ केस डायग्राम। पहला क्वेश्चन पूछेंगे यूज़ केस डायग्राम यूज़ किस लिए होती है? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि यूज़ केस डायग्राम में हम क्या करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स को ब्रेक कर लेते हैं, तोड़ देते हैं, उसके सब फंक्शन बना लेते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारी ये पूरा जो सॉफ्टवेयर है, इसके सब कंपोनेंट्स क्या हैं। उन कंपोनेंट्स को आप यूज़ केस कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ एक लॉगिन स्क्रीन की, तो लॉगिन स्क्रीन के पर आपके पास लॉगिन करना एक यूज़ केस है। फॉरगेट पासवर्ड को रिकवर करना एक दूसरा यूज़ केस है। अगर पासवर्ड के ऊपर कुछ वैलिडेशन आप लगाई हुई हैं, तो उन उसको वैलिडेट करने का तीसरा यूज़ केस है। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स को आप मिला के पूरा सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो आपके पास मल्टीपल यूज़ केसेस आते हैं। मल्टीपल फंक्शनल पॉइंट आते हैं। तो उन फंक्शनल पॉइंट को आप सर्कल फॉर्म में लिखते हो, ये आपके फंक्शनल पॉइंट्स हैं, ये आपके यूज़ केसेस हैं। और फिर यूज़ केसेस आपका आपस में रिलेशन होता है कि हो सकता है कि एक यूज़ केस दूसरे के बगैर कंप्लीट ना हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी एग्ज़ाम्पल में देखें, तो आपने वर्कलोड फाइल से रीड करना है। अब फाइल सेलेक्ट करने के लिए आपको फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन करना पड़ेगा, डायरेक्टरी को देखना पड़ेगा। अब फाइल तब तक सिलेक्ट नहीं हो सकती जब तक आप उसकी डायरेक्टरी ओपन नहीं करते। डायरेक्टरी ओपन करेंगे तो फाइल ओपन होगी। इसका मतलब ये है कि डायरेक्टरी का ओपन करना, डायलॉग बॉक्स का ओपन करना, वो इस यूज़ केस के लिए मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जो रिलेशन बनेगा वो इंक्लूड का बनेगा। इंक्लूड का मतलब क्या होता है कि आप ऐसे सब केस यूज़ केस को लेके आ रहे हो पेरेंट यूज़ केस के अंदर, जो इसका इंटीग्रल पार्ट है, जिसके बगैर ये यूज़ केस कंप्लीट नहीं होगा। तो आप यहाँ पे इंक्लूड यूज़ करेंगे।
फिर इसके अंदर दूसरी स्टीरियोटाइप होती है जिसे कहा जाता है एक्सटेंड। स्टीरियोटाइप का मतलब ये जो आप लिखते हो ना एरो के ऊपर एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, स्टीरियोटाइप कहते हैं। एक्सटेंड का मतलब ये होता है कि जो आपके यूज केसेस रेफर किए गए हैं वो मैंडेटरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। अगर मैं अपनी एग्जांपल में दोबारा वापस जाऊं लॉगिन वाली में, तो फॉरगेट यूज केस का जो यूज केस है, फॉरगेट पासवर्ड का यूज केस, ये ऑप्शनल है। जब भी बंदा आएगा वो लॉगिन करेगा, वो इस यूज केस पे नहीं जाएगा। इस यूज केस पे तभी जाया जाएगा जब आपने पासवर्ड, अपना पासवर्ड भूल गए हो। तो ये उस स्क्रीन पे फॉरगेट पासवर्ड एक ऑप्शनल यूज केस है, तो इसके बगैर आपका लॉगिन हो जाता है। इसी तरह से आपके पास, यानी मेरे इस केस में ये 5 के 5 यूज केसेस ऑप्शनल थे। ये पांचों इकट्ठे यूज हो सकते हैं, इन पांचों में से एक भी यूज हो सकता है, तो मैंने इनके लिए एक्सटेंशन यूज किया कि ये एक्सटेंड हो रहे हैं। ओके, इसमें एक चीज का ख्याल रखना है, जब एक्सटेंशन की बात आती है तो जो एरो साइन होता है वो बेस यूज केस की तरफ होता है, वो पेरेंट यूज केस की तरफ होता है। तो ये इसका बेस यूज केस है, ये इसे यूज कर रहा है। तो एरो एक्सटेंशन के केस में बेस की तरफ होगा और टेल जो है वो सब यूज केस की तरफ होगी। इंक्लूड में ये उल्टा होता है, जो आपका बेस यूज केस है उसकी तरफ टेल होगी और जिससे इंक्लूड किया जा रहा है उसकी तरफ हेड होगा। ये बेसिक डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है। और ये हमेशा जो इनके रिलेशनशिप्स हैं, जो जो इंक्लूड एक्सटेंशन के हैं, ये डॉटेड लाइन में आते हैं। और जो आपकी स्ट्रोक लाइंस हैं वो आपके एक्टर्स के साथ एसोसिएट होते हैं। एक्टर कौन होता है? एक्टर वो एंटिटी है जो आपके सिस्टम से इंटरेक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक सुपरवाइजर है या एक एडमिन यूजर है या एक एनालिस्ट है, तो वो एक्टर्स हैं। तो ये दो एक्टर्स हैं जो डिफरेंट काम परफॉर्म कर रहे हैं, और एक्टर्स की जो सिस्टम से इंटरेक्शन है वो आप सॉलिड लाइन से शो करते हो। तो ये आपकी यूज केस डायग्राम है। तो इसके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा, इंक्लूड क्या है और एक्सटेंड क्या है। तो आपको इंक्लूड, एक्सटेंड और इन लाइन्स का पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछे स्टीरियोटाइप्स कौन सी होती हैं, तो आप बताएंगे दो होती हैं, इंक्लूड और एक्सटेंड होती हैं। अगर पूछा जाए कि यूज केसेस क्या होते हैं, तो आप बताएंगे ये फंक्शनल पॉइंट होते हैं। अब जब आप यूज केस निकाल लेते हो रिक्वायरमेंट एनालिसिस के दौरान, तो फिर आपने इसके इंटरेक्शन बताना होता है कि आपकी सिस्टम से इंटरेक्शन क्या होगी। आपने इन यूज केसेस की डिटेलिंग में जाना है। तो इन यूज केस को डिटेल करने के लिए जो आप डायग्राम यूज करते हो उसे कहा जाता है सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम के अंदर आपकी डिटेलिंग बताते हैं, तो हम जब सीक्वेंस डायग्राम पे जाएंगे तो मैं बताऊंगा डिटेलिंग कैसे की जाती है। ओके, ये आर्किटेक्चर है। आमतौर पे हम लोग एमवीसी आर्किटेक्चर यूज करते हैं, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो मैंने भी अपनी इस प्रोजेक्ट के अंदर एमवीसी को यूज किया था, और मैंने बता दिया कि मेरा इसमें से व्यू क्या होगा। व्यू आपकी फ्रंट एंड है, जीयूआई यूजर इंटरफेस। तो हम लोगों ने स्विंग यूज किया था, तो हमने व्यू जावा स्विंग रख लिया। आपके फ्रेमवर्क में डिफरेंट फ्रेमवर्क हो सकते हैं, प्राइम फेसिस हो सकती है, डॉट नेट की कोई चीज़ हो सकती है, जावा स्क्रिप्ट, पीएचपी, यानी आपने वो यूज किया होगा, स्टाइल शीटिंग यूज की होंगी। तो वो आपका व्यू का पार्ट है, यानी जहाँ पे आप अपना इंटरफेस बनाते हैं। कंट्रोलिंग वो जगह होती है जहाँ से आपके पे नेविगेशन कंट्रोल होती है। अगर आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो कहाँ पे जाएंगे, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो कहाँ पे जाएंगे, अगर आपने रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करना है तो कहाँ पे जाएंगे, चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना है तो कहाँ पे जाएंगे। डिफरेंट आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होती हैं, आपने उस लिंक पे क्लिक करने से कहाँ जाना होता है, तो वो पार्ट कंट्रोलर के पास होता है। फायदा इसका ये होता है कि जब आप अपनी लॉजिक्स को, अपनी कोडिंग को सेपरेट कर देते हो, इंटरफेस को और कंट्रोलिंग को और मॉडल को अलग कर देते हो, तो कल को आप चेंज कर सकते हो कि मैं इंटरफेस आज जावा स्प्रिंग में, कल मैं प्राइम फेसिस पे चला जाऊं या मैं स्प्रिंग बोर्ड पे चला जाऊं, तो मैं अपने फ्रंट एंड को चेंज कर सकता हूं विदाउट हैविंग अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन माय कंट्रोलर और द मॉडल पार्ट, राइट। तो कंट्रोलर कंट्रोल करता है कि नेविगेशन कैसे होनी है, और मॉडल पार्ट के अंदर आपकी डाटा मैनिपुलेशन कैसे करनी है आपने। अगर आपने कुछ एपीआईज हैं आपकी जो डाटा को ट्रांसफॉर्म करती हैं, या आपके पास वो मेथड्स हैं जो डाटा को डाटाबेस के अंदर सेव करवाएंगे, ये तमाम पार्ट मॉडल में आता है। तो आपका एमवीसी जो है वो आपका एक आर्किटेक्चर है जो मोस्टली सॉफ्टवेयर के अंदर यूज होता है। मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। व्यू फ्रंट एंड है, कंट्रोलर नेविगेशन पार्ट है, और मॉडल मॉडल आपका डाटा हैंडलिंग है, आपने डाटा को किस तरह से हैंडल करना है, कैसे इसको स्टोर करवाना है। ठीक है जी। उसके बाद ये कंपोनेंट दिखा दिए, ये ऑप्शनल स्लाइड है, ये आप इस तरह की स्लाइड आपके पास नहीं भी है तो चलेगा, कोई मसला नहीं है। ये मैंने वैसे ऐड कर दी थी दिखाने के लिए कि मेरे स्विंग के ऊपर मेरे कौन से कंपोनेंट है, कंट्रोलर पे कौन से कंपोनेंट है, और मैंने जावा डीबी को डरबी को यूज करते हुए अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था।
ये प्रोजेक्ट प्लान है, ये आपने बनाया होगा, जो भी बनाया वो आप यहाँ लगा दें, इस पे इतना फोकस नहीं होगा। ये इस डायग्राम पे आपसे पूछा जाएगा कि सीक्वेंस डायग्राम क्या होती है। जैसे मैंने बताया कि ये यूज केस डायग्राम की सीक्वेंस डायग्राम होती है। अच्छा, मैं यूज केस डायग्राम में एक पॉइंट मिस कर गया। जब यूज केस डायग्राम बनती है ना, तो उसके अगेंस्ट टेस्ट केसेस बनते हैं। आपकी जो टेस्टिंग टीम होती है वो उसके अगेंस्ट टेस्ट केस बनाती है। और टेस्ट केसेस वो चीज़ है जो एट द एंड जब यूजर उसे एक्सेप्ट करेगा तो उनको एग्जीक्यूट करके देखेगा कि आया कि जो चीज़ आपने बनाई है वो उसकी रिक्वायरमेंट से मैच करती है या नहीं करती। तो यूज केसेस से आपके टेस्ट केसेस निकलते हैं जो कि फर्दर एसआईटी के अंदर सिस्टम टेस्टिंग में और यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अंदर यूज होते हैं। ओके, सीक्वेंस डायग्राम की बात करते हैं। सीक्वेंस डायग्राम जो है ये यूज केस डायग्राम की डिटेलिंग है। डिटेल में बताया जाता है कि सीक्वेंस आपके यूज केस कैसे परफॉर्म होंगे। फॉर एग्जांपल ये एक यूज केस है लोड डाटा, तो बता रहा है कि शुरू में क्या होगा, यूजर क्या कहेगा, व्यू के पास क्या जाएगा, उससे क्या वापस आएगा। तो ये आपकी मैसेजिंग हो रही होती है। तो ये मैसेज आपके दो तरह के होते हैं, एक सिंक्रोनस होता है और एक एसिंक्रोनस होता है। सिंक्रोनस जिसमें एक मैसेज सेंड किया जाता है, दूसरा वेट करता है और फिर उसका रिप्लाई आता है। एसिंक्रोनस में आप मैसेज सेंड कर देते हो, बैकएंड में प्रोसेसिंग चलती है, जब प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है तो वो आपको एक आंसर रिटर्न कर देते हैं। वो आप डेटाबेस में आप लिखवा दे, वो किसी फाइल में आंसर लिखवा दे, या वो प्रॉम्प्ट डायलॉग को कोई ओपन कर दे अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो वो आपकी एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होती है। तो सिंक्रोनस वन टू वन, जैसे दो लोग आपस में बात करते हैं, इट्स सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। एसिंक्रोनस जैसे टीवी लगा हुआ है, डाटा आपके पास आता जा रहा है और आप उसको रिस्पॉन्ड करें ना करें, डाटा आ जाएगा आपके पास। जब आप जब काम कंप्लीट होगा तो रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली कहीं पे सेव हो जाएगा डेटाबेस के अंदर या किसी फाइल के अंदर, या स्क्रीन पे कोई डायलॉग या कोई इमेज आ जाएगा आपके पास, कोई कोई इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो सिंक्रोनस में आपकी वन टू वन मीटिंग होती है, एक्नॉलेजमेंट होती है सिंक्रोनस के अंदर, और ए सिंक्रोनस में एक्नॉलेजमेंट नहीं होती फौरन। तो ये आपके सिंक्रोनस मैसेजिंग है। इसके अंदर आपके लूप भी बना सकते हैं और इफ कंडीशन आप अल्टरनेट पाथ दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने आप समझिए इफ कंडीशन लगाई हुई है, इसे अल्टरनेट पाथ कहा जाता है कि यहाँ तो ये पार्ट होगा, ये देखो पर इफ की कंडीशन भी दी है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये काम होगा, अदरवाइज ये काम होगा। इसी तरह से अगर आपने किसी काम को रिपीट करवाना है तो आप इसी तरह का एक बॉक्स होता है जिसमें लूप लिखा होता है, तो वो आइट्रेशन के लिए यूज होता है कि वो काम आपका बार बार परफॉर्म होगा। ये आपके कंपोनेंट होते हैं, आपकी क्लासेस होती हैं, कौन सी क्लास किस क्लास से इंटरेक्ट करेगी। सीएसएस व्यू के पास जाएगा, व्यू से कंट्रोलर के पास जाएगा, फिर इंजन के पास जाएगा, इंजन रिस्पॉन्स देगा, फिर कुछ डिसीजंस आएंगे, फिर ये वेरी करेगा हर एक यूज केस अपनी फंक्शनैलिटी के लिहाज से। ये स्पेसिफिक एग्जांपल जो है ये मेरे प्रोजेक्ट की है। आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो सीक्वेंस डायग्राम बनेगी आपको उसका पता होना चाहिए वो कैसे काम परफॉर्म करती है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे, सिंक्रोनस मैसेजिंग क्या होती है, एसिंक्रोनस क्या होती है, ये जो लाइन आ रही है यूजर से नीचे से कहते हैं क्या कहते हैं, ये लाइफ लाइन कहलाती है, ये इसकी लाइफ लाइन है, इस कंपोनेंट की, इस क्लास की। हर एक की अपनी लाइफ लाइन होती है, राइट। तो एट द एंड आपके पास यूजर को उसका रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो आप सीक्वेंस डायग्राम के अंदर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपके पास क्लास डायग्राम आ जाएगी। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर आपकी यूज केस डायग्राम बनती है, तो इसके साथ सीक्वेंस डायग्राम बनती है। फिर आप जाते हो रिक्वायरमेंट से एनालिसिस के बाद आप आते हो डिजाइन पार्ट में। तो डिजाइन पार्ट में आपका काम ये होता है कि आपने क्लासेस आइडेंटिफाई करनी है कि आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन सी क्लासेस हैं। आप क्लासेस को आइडेंटिफाई करते हो, और जो क्लासेस आपकी आइडेंटिफाई हो जाती हैं तो आप उनका रिलेशन बताते हो। क्लास आमतौर पे जो आपकी रिक्वायरमेंट में नाउन्स होते हैं वो आपकी क्लासेस होते हैं, और समटाइम्स उन नाउन्स को आप इकट्ठा करके क्लासेस को मर्ज करके एक क्लास बना सकते हो, या उसके अगेंस्ट मल्टीपल क्लासेस भी बना सकते हैं। जब क्लासेस आइडेंटिफाई हो जाती हैं तो आप उनमें रिलेशन डिफाइन करते हो। तो क्लास रिलेशनशिप के अंदर आपके पास डिफरेंट तरह के रिलेशंस हैं। यूज केस डायग्राम में रिलेशन था एक्सटेंड का, इंक्लूड का। क्लास के अंदर आपके पास रिलेशन होते हैं एसोसिएशन का। ये एसोसिएशन का रिलेशन है, यानी कि दो चीजों में एक एसोसिएशन है, एक रिलेशन है, राइट। आपके दो दो क्लासेस आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसमें डिपेंडेंसी कोई नहीं है, सिर्फ इंटरेक्शन है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं, ठीक ठाक, मैसेजिंग हो रही है सिर्फ। लेकिन कुछ रिलेशन होते हैं जिसके अंदर पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट लाइन है, इस लाइन के अंदर ना कोई एरो है कुछ भी नहीं है, लेकिन इस लाइन में देखें तो यहाँ पे एक एरो है। ये एरो बता रहा है कि ये इनहेरिटेंस का रिलेशन है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, पेरेंट चाइल्ड। ये क्लास जहाँ जिस तरफ एरो होता है ये पेरेंट होता है, और टेल की तरफ उसकी चाइल्ड क्लास होती है।
तो एक्टिविटी पेरेंट क्लास है और इसकी चाइल्ड क्लास है। इसका मतलब है एक्टिविटी की डिटेलिंग सारी एक्टिविटी डाटा के अंदर होगी। तो ये पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन है। इस तरह से आपके पास रिलेशन होता है इसके अंदर कंपोजिशन का और एग्रीगेशन का। समटाइम क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कंटेन कर रहा होता है। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे को कंटेन करे, उसे अपने पास कंटेन कर रहा है और उस और दोनों की सेहत पे कोई फर्क ना पड़े, ऐसे रिलेशनशिप को कहते हैं एग्रीगेशन। मैं इसकी अक्सर मिसाल दिया करता हूँ, एक रूम है, रूम एक ऑब्जेक्ट है, रूम के अंदर एक सोफा पड़ा हुआ है, सोफा एक और ऑब्जेक्ट है, एक बेड पड़ा हुआ है, एक और ऑब्जेक्ट है। तो रूम ने सोफे को और उसे सोफे को और बेड को कंटेन किया हुआ है। इट्स अ हैज अ रिलेशन। रूम हैज अ सोफा, रूम हैज अ बेड। तो ये हैज अ रिलेशन होता है, इसे कहते हैं एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में को शो करते हो आप डायमंड साइन के साथ, जो कि अंदर से खाली होता है, एम्प्टी होता है। तो इस वक्त इन दोनों के दरमियान एग्रीगेशन का रिलेशनशिप है। जो इनहेरिटेंस है ये एक, इसे कहते हैं इज अ रिलेशनशिप। देखिए मैं एग्जांपल से देता हूँ कि अगर मैं बात करूँ मेल की, तो मेल और एक क्लास है, इस तरह ह्यूमन एक क्लास है। तो मेल जो है, मेल इज अ ह्यूमन। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल इज अ ह्यूमन। इसका मतलब है मेल और ह्यूमन की क्लास के दरमियान रिलेशन कौन सा, इनहेरिटेंस का। फीमेल और ह्यूमन की क्लास के दरमियान रिलेशन कौन सा, इनहेरिटेंस का। अगर आपके पास एक क्लास है पेट की, अब पेट की एक क्लास है, डॉग्स की एक दूसरी क्लास है। डॉग इज अ पेट, इसका मतलब क्या है, पेट और डॉग के जो रिलेशनशिप होगा वो इनहेरिटेंस का होगा, राइट। फिर एक और रिलेशन होता है जिसे कहते हैं पार्ट ऑफ। पार्ट ऑफ का मतलब क्या है, वो उसका हिस्सा है, पार्ट है। जैसे गाड़ी की बात करें तो जो इंजन है, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ कार। तब इंजन एक अलग ऑब्जेक्ट है, गाड़ी एक अलग ऑब्जेक्ट है, लेकिन गाड़ी जो है वो उससे मिल के बनी हुई है, उसको वो उसका इंटीग्रल पार्ट है। इंजन जो है गाड़ी गाड़ी का एक इंटीग्रल पार्ट है। अगर पिछली एग्जांपल में मैं रूम में से सोफा निकाल दूं तो रूम रूम रहेगा, उस सब्जेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोफा भी सोफा ही रहेगा, उसमें भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गाड़ी में से मैं इंजन बाहर निकाल दूं, अब ना तो गाड़ी किसी काम की है ना इंजन किसी काम का। तो ये आपके दो ऑब्जेक्ट सेपरेट करेंगे तो गाड़ी गाड़ी नहीं रहती। गाड़ी को गाड़ी रहने के लिए उसमें इंजन होना जरूरी है। तो ये जो रिलेशन होता है ये होती है कंपोजिशन का रिलेशन होता है। इसमें आपकी चीजें कंपोज हो रही हैं, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को बना रहा है। एक ऑब्जेक्ट के बगैर दूसरे ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस नहीं है, इंजन के बगैर कार की एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये जो रिलेशन होगा ये आपका कंपोजिट होगा। मेरी डायग्राम में कंपोजिट का रिलेशन शो नहीं किया गया, लेकिन जब वो शो करते हैं तो वो डायमंड शेप का होता है, लेकिन वो इस फील्ड होता है, ब्लैक कलर से फील्ड होगा। तो जहां भी आपको फील्ड डायमंड मिले इसका मतलब है कंपोजिशन का रिलेशन है। तो आपने रिलेशन देखा एसोसिएशन, बस नाम दुआ, कोई उसमें कंटेनर वाली सिचुएशन नहीं है। आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, उसको यूज करते हो, बात खत्म। इनहेरिटेंस में पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होता है, एक पेरेंट होता है और एक चाइल्ड होता है। फिर आपके पास एग्रीगेशन का रिलेशनशिप है, इज हैज अ रिलेशन, रूम की एग्जांपल है। फिर आपके पास कंपोजिशन का रिलेशन होता है जो कि पार्ट ऑफ रिलेशन, जिसमें मैंने आपको कार की एग्जांपल दी है। अच्छा यहाँ पे आप देखें, इनकी डाटा इनके वेरिएबल्स के साथ क्लास में दो चीजें होती हैं, वेरिएबल्स और मेथड्स। मेंबर डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस। अब डाटा मेंबर के साथ माइनस लगा हुआ है, माइनस बता रहा है ये प्राइवेट टाइप का, ये प्राइवेट टाइप का एक वेरिएबल है। अगर ये प्लस होता तो ये पब्लिक हो जाता, राइट। तो मेरी इस क्लास डायग्राम में मिस्टेक्स हैं। आमतौर पे जो आपके मेथड्स होते हैं पब्लिक होते हैं, तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए था जो माइनस लिखा हुआ है। लेकिन आपने मिस्टेक नहीं करनी, आपने यहाँ पे प्लस का साइन लगाना है अगर पब्लिक होंगे। अगर प्रोटेक्टेड है तो वो नंबर साइन होगा। आपको पता होगा हर एक क्लास के अंदर जो उसके डाटा मेंबर्स होते हैं या मेंबर फंक्शन होते हैं उनकी एक टाइप होती है। प्राइवेट का मतलब ये है कि दे कैन ओनली बी एक्सेस विद इन द क्लास। पब्लिक का मतलब क्या है, दे कैन बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास यूजिंग देयर ऑब्जेक्ट्स। और प्रोटेक्टेड जो होते हैं दे कैन बी ओनली एक्सेसिबल विद इन इन द चाइल्ड क्लासेस। प्रोटेक्टेड सिर्फ चाइल्ड को मिलता है, प्राइवेट किसी को नहीं मिलता। और पब्लिक की आपको ऑब्जेक्ट्स को, आप पब्लिक मेंबर्स को आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इस स्पेसिफिक डायग्राम के अंदर नीचे वाला पार्ट ये गलत है, ये प्लस प्लस आएगा मतलब पब्लिक है, अगर माइनस है तो मतलब प्राइवेट है। तो ये क्वेश्चन किया जा सकता है ये माइनस का मतलब क्या है, तो आपने बताना है माइनस मीन्स ये प्राइवेट मेंबर्स है। ठीक है, क्लास डायग्राम के बाद एंटिटी रिलेशन डायग्राम। ये डाटाबेस आपकी आ गई, आपकी एंटिटीज कौन सी हैं, आपके टेबल्स कौन से हैं और टेबल्स में रिलेशंस कौन सा है। वन टू मैनी का रिलेशन है,
प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है। प्राइमरी की एक वो की होती है जो किसी टेबल के हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। आप किसी भी टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर देते हो और ये दूसरे टेबल में जाके उसकी रेफरेंस की बन जाती है, फॉरेन की बन जाती है। जैसे यहाँ एल्गो आईडी प्राइमरी की है, तो यहाँ पे आके जो उसकी इस टेबल की फॉरेन की है। तो इसकी रिलेशन के बेस पे दोनों टेबल का ज्वाइन किया जा सकता है और डाटा को शो किया जा सकता है। तो इन रिलेशनशिप के बारे में आप देखिएगा कि आपके पास कौन-कौन से रिलेशनशिप है और वो आपसे सवाल कर सकते हैं, ये प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, वन टू वन का रिलेशन क्या है और वन टू मैनी का रिलेशन क्या होता है। वन टू मैनी का रिलेशन इस टेबल के एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट इस टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड होंगे। इट इज़ अ वन टू मैनी रिलेशन। ठीक है? मैनी टू मैनी का रिलेशन भी होता है, लेकिन हम उसे जब नॉर्मलाइज़ेशन करते हैं तो हम उसको ब्रेक कर देते हैं, वन टू मैनी में लेके आते हैं। मैनी टू मैनी के रिलेशन को आपको ब्रेक करना होता है। ये आप जब आप इसकी नॉर्मलाइज़ेशन की तैयारी देखेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें पता चल जाएँगी। मैं डिफरेंट वीडियोज़ बनाऊँगा इन चीज़ों पे सेपरेटली, डिटेल के अंदर डेटाबेस की जो है इंटररिलेशन डायग्राम के अंदर जो नॉर्मलाइज़ेशन है उसके क्वेश्चंस के आंसर्स क्या होंगे, वन वन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, सेकंड क्या होती है, थर्ड क्या होती है, इस तरह से डिनॉर्मलाइजेशन क्या होती है, वो एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो स्पेसिफिकली वाइवे के बारे में बता रहा हूँ कि वाइवे में किस तरह से आपको कौन कौन से क्वेश्चंस किए जा सकते हैं और आपने किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। फिर आप अपने इंटरफेस को बता देंगे, इस पे इतने बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बात वो ऑलरेडी आपका जो प्री फाइनल वाइवा हुआ था उसमें डिस्कस हो चुकी होंगी। ज़्यादा फोकस जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई उन्हीं पे होगा। इवन टूल्स में इतनी बात नहीं करेंगे, लेकिन टूल्स का पता होना चाहिए कि कौन से टूल्स आपने यूज़ किए। होपफुली ये आपकी हेल्प करेगा एंड इंशाल्लाह यू विल गेट अ गुड ग्रेड्स इन योर वाइवा एग्जाम्स। विश यू ऑल द बेस्ट। आप कामयाब हों, मेरी नेक ख्वाहिशें आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।